तो नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर संस्कृत विषय में। तो आज हम लोग पेडागॉजी के प्रश्नों की बात करेंगे जो हमारे सीटेट की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और पहला प्रश्न है एतत् प्रायः एतत् मन्यते यत्। पहला प्रश्न है प्रायः एतत् मन्यते यत्। प्रायः एतत् मतलब यह, मन्यते मतलब माना जाता है। प्रायः यह माना जाता है, क्या माना जाता है? तो पहला विकल्प है प्रथमा भाषा शिक्षते। जो प्रथम भाषा होती है, प्रथम भाषा का मतलब क्या है? तो प्रथम भाषा का मतलब है मातृभाषा, है ना। तो प्रायः ये माना जाता है कि जो प्रथम भाषा होती है उसको बच्चा क्या करता है? शिक्षते अर्थात सीखता है। सीखता है मतलब अधिगम करता है। और द्वितीया भाषा, दूसरी भाषा जो होती है अधिग्रह्यते, उसका क्या करता है? अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण करता है मतलब क्या करता है? अर्जन करता है। ठीक है, तो पहला विकल्प है कि बच्चा पहली भाषा को सीखता है और दूसरी भाषा का क्या करता है? अर्जन करता है। दूसरा विकल्प है प्रथमा भाषा स्वाभाविक रूपेण अधिगम्यते। पहली भाषा को, प्रथम भाषा को अर्थात मातृभाषा को स्वाभाविक रूप से अधिगम किया जाता है, सीखा जाता है। जबकि द्वितीया भाषा अधिग्रह्यते, दूसरी भाषा का क्या किया जाता है? अधिग्रहण किया जाता है अर्थात अर्जन किया जाता है। तीसरा विकल्प है प्रथमा भाषा अधिग्रह्यते द्वितीया भाषा च शिक्षते। तीसरा विकल्प कह रहा है कि जो प्रथम भाषा होती है, जो मातृभाषा होती है, उसका अधिग्रहण किया जाता है अर्थात अर्जन किया जाता है और दूसरी भाषा को शिक्षते मतलब सीखा जाता है। चौथा विकल्प है प्रथमा भाषा, प्रथमा च द्वितीया च उभय भाषे शिक्षेते। प्रथमा और द्वितीया अर्थात पहली भाषा और दूसरी भाषा, दोनों भाषाएं क्या की जाती हैं? सीखी जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? देखिए, हमको पता है कि जो बच्चे की मातृभाषा होती है, मातृभाषा का क्या किया जाता है? अर्जन किया जाता है। मातृभाषा का क्या होता है? अर्जन होता है ना। और जो द्वितीय भाषा होती है, द्वितीय भाषा का क्या होता है? तो द्वितीय भाषा का क्या होता है? अधिग्रहण। द्वितीय भाषा का क्या होता है? अधिग्रहण, क्षमा चाहेंगे, अधिगम होता है। द्वितीय भाषा का अधिगम होता है मतलब सीखी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रथम भाषा का अधिग्रहण होता है अर्थात अर्जन होता है और दूसरी भाषा का अधिगम होता है मतलब दूसरी भाषा सीखी जाती है। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है LAD इत्यस्य पूर्ण रूपम अस्ति। LAD इसका पूर्ण रूप क्या है अर्थात इसका पूरा नाम क्या है? तो LAD का पूरा नाम क्या है? क्या ये लैंग्वेज एक्वायर्ड डायरेक्टली होता है या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डोमेन होता है या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डोमिनेंस होता है? तो LAD जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो हमारा दूसरा विकल्प सही है दूसरे प्रश्न में। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बोधगम्य निवेशः इत्यस्य संदर्भो अस्ति। जो बोधगम्य निवेश होता है यह इसका संदर्भ होता है, क्या होता है? ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में भी हम बोधगम्य निवेश के विषय में पढ़ चुके हैं। बोधगम्य निवेश क्या होता है? भाषा का निवेश। ठीक है, और ये भाषा निवेश क्या है? तो जब हम किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए अपनी भाषा को हम माध्यम बनाते हैं, अपनी भाषा के माध्यम से हम दूसरी भाषा सीखते हैं, या जो हमारी भाषा है जो हमने अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने वातावरण से ग्रहण की है, वो भाषा सरल स्तर की होती है। और उस सरल स्तर से जब हम उच्च स्तर की ओर बढ़ते हैं,
थोड़ा कठिन स्तर की ओर बढ़ते हैं तो हम अपनी जो सीखी हुई अर्जित की हुई भाषा है, सरल भाषा है, उसको आधार बनाते हैं और उसको आधार बनाना ही क्या कहलाता है, भाषा निवेश कहलाता है या क्या कहा जाता है, बोधगम्य निवेश कहा जाता है। तो बोधगम्य निवेश इसका संदर्भ है, क्या संदर्भ है, छात्राणाम भाषा स्तराद उच्चतर स्तरीयया भाषया सह संपर्कः। पहला विकल्प कह रहा है कि छात्रों के भाषा स्तर से उच्च स्तरीय भाषा के साथ संपर्क बनाना, अर्थात जो भाषा का स्तर बच्चों का है उस स्तर से ऊपर उठ करके उच्च स्तर की भाषा के साथ संपर्क स्थापित करना, क्या ये हो जाएगा बोधगम्य निवेश? या पाठ्य पुस्तकान निवेशाश ये छात्रैः बोधगम्याः सन्ति, पाठ्य पुस्तक और निवेश जो छात्रों के द्वारा बोधगम्य होती हैं। तीसरा विकल्प है छात्राणाम सम स्तरीय बोधगम्य भाषया सह संपर्क, छात्रों के सम स्तरीय बोधगम्य और भाषा के साथ संपर्क। या फिर छात्राणाम परिवेशात गृहीताः निवेशाः, छात्रों के परिवेश से ग्रहण किया निवेश। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अभी हमने बात की कि बोधगम्य निवेश क्या होता है, अर्थात भाषा निवेश क्या होता है। तो भाषा निवेश क्या होता है, जो भाषा हमने अपने परिवार से, समाज से अर्जित की है, या जो भाषा हम जानते हैं, जो भाषा हमने विद्यालय में सीखी है, अब वो भाषा थोड़ा सरल स्तर की है, उस सरल स्तर की भाषा को माध्यम बना करके हम जब उच्चतर स्तर की भाषा को सीखते हैं, जब भाषा के कठिन स्तर को सीखते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, बोधगम्य निवेश कहा जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो पहला विकल्प हो जाएगा। बोधगम्य निवेश इसका संदर्भ होता है, क्या होता है, तो छात्राणाम भाषा स्तरात उच्चतर स्तरीयया भाषया सह संपर्कः, छात्रों की भाषा के स्तर से, जो बच्चों की भाषा का स्तर है उस स्तर से किसके साथ संपर्क करना, उच्च स्तर की भाषा के साथ संपर्क करना, मतलब सरल भाषा से कठिन भाषा को सीखना, सरल से कठिन की ओर जाना। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस तीसरे प्रश्न का। अब हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं और चौथा प्रश्न है विभिन्न दर्शन ग्रहणस्य संदर्भो अस्ति। विभिन्न दर्शन ग्रहणस्य, विभिन्न दर्शन ग्रहण का मतलब है विभिन्न तरीके को देखना, विभिन्न प्रकार की विधियों को प्रयोग में लाना, विभिन्न प्रकार की विधियों का दर्शन करना, इसका संदर्भ है, मतलब इससे संबंधित क्या है। तो विभिन्न दर्शन ग्रहण से संदर्भोस्ति, विभिन्न दर्शन ग्रहण का संदर्भ होता है एकस्य विधि अनुपालनम, जब बच्चों को पठन पाठन कराया जाए तो उसमें एक ही विधि का प्रयोग किया जाए और उस विधि से बच्चों को समझ में आए या ना आए कोई मतलब ना रखा जाए, बस एक ही विधि का प्रयोग करते रहना चाहिए, क्या ये विभिन्न दर्शन ग्रहण होता है। दूसरा विकल्प है सर्वेषां विधीनां सक्षम प्रयोजनानां ग्रहणम, सभी प्रकार की विधियों का सक्षम प्रयोजन करना और उसको ग्रहण करना, अर्थात पठन पाठन की क्रिया में हम किसी एक विधि का प्रयोग न करते हुए अपितु अनेक जितनी भी विधियां हैं सभी विधियों का हम प्रयोग करें, जिस विधि से बच्चों को समझ में आए उस विधि का, उस तरीके का हम प्रयोग करें, ये विभिन्न दर्शन ग्रहण होता है। या अध्यापकस्य स्वविधेय प्रयोगः, अध्यापक की अपनी कोई विधि है, अपना कोई तरीका है तो उस तरीके का प्रयोग किया जाना चाहिए। या सर्वविधि निरपेक्षो भूत्वा यथेच्छम प्रयोगः, सभी विधियों से निरपेक्ष होकर के, सभी विधियों को अनदेखा करके यथेच्छम प्रयोग, अपनी इच्छा अनुसार जो आपको अच्छा लगे उस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर विभिन्न दर्शन ग्रहण से संदर्भोस्त इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्वेषां विधीनां सक्षम प्रयोजनानां ग्रहणम, सभी प्रकार की विधियों का सक्षम प्रयोजन ग्रहण करना, अर्थात सभी प्रकार की विधियों का पठन पाठन में प्रयोग करना। जिस विधि से बच्चे को समझ में आए, वो व्याकरण अनुवाद विधि के माध्यम से समझ रहे हैं तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, आगमन विधि के माध्यम से समझ रहे हैं तो हम वो प्रयुक्त करेंगे, या जो भी विधि उनके स्तर के अनुकूल होगी उन विधियों के माध्यम से हम पठन पाठन करेंगे। तो बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, कः उपागमः, कः उपागमः अर्थात कौन सा उपागम है
जो एतद मन्यते यह मानता है यत कि भाषा मुख्य रूपेण अर्थ निर्माणस्य साधनम अस्ति। कौन सा उपागम है, कौन सा तरीका है जो ये मानता है कि भाषा मुख्य रूप से अर्थ निर्माण का साधन होती है। अर्थ निर्माण का मतलब अर्थ को जानने का साधन होती है। तो ये संरचनात्मक उपागम होता है या फिर शब्दकोशीय उपागम होता है, कृत्य आधारित उपागम या भाषा पठनम होता है, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि होता है। तो हमें सबसे पहले प्रश्न को समझना है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा उपागम यह मानता है कि भाषा मुख्य रूप से अर्थ निर्माण का साधन होती है। कौन सा उपागम है जो ये कहता है, जो ये मानता है कि भाषा अर्थ निर्माण का साधन होती है। तो देखिए, संरचनात्मक उपागम, इसमें तो हम संरचना को समझते हैं, ये सही नहीं होगा। शब्दकोशीय उपागम, इसमें हम शब्दकोश में शब्दों को सीखते हैं, सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे उचित विकल्प है वो है आपका कृत्य आधारित, टास्क बेस्ड, जहाँ पर हमको टास्क मिलता है और जब हम वहाँ पर क्रिया करते हुए, अर्थात हम क्रिया में सम्मिलित होते हुए, सहभाग करते हुए हम भाषा को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं, वो क्या होता है, कृत्य आधारित, अर्थात कार्य करते हुए भाषा को पढ़ना, कार्य करते हुए भाषा को समझना। वहाँ पर हम नए नए शब्दों को भी समझते हैं, उनके अर्थ को भी जानते हैं, उनका ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की कर लेते हैं बात। छठा प्रश्न है, और छठा प्रश्न कह रहा है पठन प्रक्रियायाम, जो पठन की प्रक्रिया होती है उसमें निम्नलिखित प्रक्रियाया किम नाम, निम्नलिखित प्रक्रिया का क्या नाम है। पठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रक्रिया का क्या नाम है, जिस प्रक्रिया में पाठकः निर्णयम कर्तुम, पाठक जो होता है निर्णय करने के लिए, तदनु और उस निर्णय के अनुसार ही स्वमतिम दातुम, अपना मत देने के लिए, अपना जो भी उसने निर्णय किया है, जो भी उसके मन में विचार उत्पन्न हुए हैं, वो विचार देने के लिए मुख्य प्रकरणानि गृह्णाति, पाठ्य सामग्री के मुख्य प्रकरण को ग्रहण करता है। पूरा पाठ न प्रस्तुत करके, बल्कि पाठ के केवल मुख्य प्रकरण को, या हम कह सकते हैं जो मुख्य उद्देश्य है पाठ का, उसको ग्रहण करता है, उसको समझता है, उस पर निर्णय लेता है, विचार मन में उत्पन्न होते हैं और उन विचारों को प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है पठन के संदर्भ में? क्या ये प्रक्रिया पर्यावलोकनम है, मतलब स्कैनिंग है, या अल्पावलोकनम है, अल्पावलोकन कहा जाता है, या फिर संक्षेपीकरण और अथवा बहिर्वेशनम, बाहर जाना, पाठ वस्तु से बाहर जाने की प्रक्रिया होती है। तो जहाँ पर हम अनावश्यक विस्तार को हटा करके केवल हम मुख्य उद्देश्य को, मुख्य भाव को ग्रहण करते हैं और उस मुख्य भाव को ग्रहण करके उसको समझते हैं, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है पठन में? ये प्रक्रिया क्या कही जाती है? संक्षेपीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है सातवां प्रश्न, और सातवां प्रश्न है यदि कश्चित अध्यापकः, यदि कोई अध्यापक एतादृशान जनान, इस प्रकार के लोगों को, यदि कोई अध्यापक इस प्रकार के लोगों को यथा, जैसे, यथा मतलब जैसे, किस प्रकार के लोगों की बात की जा रही है? तो जैसे ग्राम पंचायत अध्यक्षम, जैसे किसी ग्राम पंचायत का कोई अध्यक्ष हो, मतलब प्रधान हो, अथवा ग्राम पंचायत के सदस्य हो, अध्यापक हो, कोई गृहपत्नी हो, ग्रामस्य चिकित्सा अधिकारिणम, या कोई ग्राम का, गांव का चिकित्सा अधिकारी हो, कोई चिकित्सक हो, इन सबको भाषा निवेशान गोष्ठ्यर्थम ददाति, इनको भाषा निवेश के लिए गोष्ठी देता है, गोष्ठी में इनको सम्मिलित करता है अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। यदि कश्चित अध्यापक, यदि कोई अध्यापक एतादृशान जनान, इस प्रकार के लोगों को, किस प्रकार के लोगों को? जैसे कोई ग्राम पंचायत का अध्यक्ष हो, कोई ग्राम पंचायत का सदस्य हो, अध्यापक हो, गृहपत्नी हो, ग्राम का चिकित्सा अधिकारी हो, इन सबको भाषा निवेश के लिए गोष्ठ्यर्थम ददाते, गोष्ठी के लिए भाषा निवेश करने को देता है, मतलब गोष्ठी में अपनी भाषा को, अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए इनको आमंत्रित करता है। प्रयोगो अयम किम नामना कथ्यते, इस प्रयोग को क्या कहा जाएगा? इस प्रयोग को क्या कहा जाएगा? क्या ये नाटकीकरण है,
अथवा ये संवाद प्रयोग है, वार्तालाप क्रीड़ा है, या फिर भाग ग्रहणम। तो देखिए, गांव के विभिन्न लोगों को गोष्ठी में विचार व्यक्त करने के लिए अध्यापक प्रस्तुत कर रहा है, और ये प्रस्तुतिकरण क्या कहा जाएगा, ये रोल प्ले मतलब भाग ग्रहणम कहा जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी विकल्प हमारा उत्तम विकल्प है, सही विकल्प है। तो 7वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यदि काचिद अध्यापिका, 8वां प्रश्न है हमारे सामने, और 8वां प्रश्न है यदि काचिद अध्यापिका, अगर कोई अध्यापिका विद्यालयस्य बाह्यतः सामान्यम पथिकम आनयति, कोई अध्यापिका है जो विद्यालय के बाहर से किसी सामान्य पथिक को, कोई रास्ते पर चलने वाला कोई राहगीर था, उस राहगीर को वो अपनी कक्षा में ले आती है। अगर कोई अध्यापिका विद्यालय से बाह्यतः, अगर कोई अध्यापिका विद्यालय के बाहर से सामान्यम पथिकम आनयति, किसी सामान्य पथिक को ले आती है, और 5 मिनट पर्यंतम, 5 मिनट तक, तम अवलोकयितुम स्वछात्रान कथयति, अपने छात्रों से कहती है कि इस पथिक को आप 5 मिनट तक देखिए, इसका अवलोकन कीजिए। कोई अध्यापिका विद्यालय के बाहर से किसी सामान्य पथिक को लाती है और 5 मिनट तक उस पथिक को देखने के लिए अपने छात्रों को बोलती है। तदा, अब 5 मिनट तक छात्रों ने उस पथिक का अवलोकन किया, उसको देखा, उसके बाद सायुग्मेषु चर्चाम कारयित्वा पथिकस्य वर्णनम प्रस्तुतुम कथयति, उसके बाद वह बच्चों को युग्म में, जोड़ों में चर्चा करके पथिक का वर्णन प्रस्तुत करने के लिए कहती है। तो पहले बच्चों ने 5 मिनट तक पथिक का अवलोकन किया, उसको देखा, उसके बाद अध्यापिका ने युग्म बना दिए, जोड़े बना दिए, और अध्यापिका ने निर्देश दिया कि आप लोग एक दूसरे से पथिक के विषय में चर्चा कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, उसके बाद पथिक का वर्णन प्रस्तुत कीजिए, ऐसा वह कहती है। अत्र पथिकः को अस्ति, यहाँ पर पथिक क्या है, यहाँ पर वो राहगीर क्या है, क्या वो भाषा उपकरण है, कोई पदार्थ है, मानव है, या फिर सामग्री है। तो यहाँ पर देखिए, भाषा को समझने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, विचारोत्तेजन के लिए, भाषण के लिए, हर तरह से बच्चों को विचार प्रस्तुत करने के लिए अध्यापिका क्या कर रही है, सहयोग कर रही है। और इस सहयोग के लिए उसने बाहर से कोई सामग्री लाकर यहाँ पर प्रस्तुत की है, तो ये क्या कहा जाएगा, सामग्री, मतलब ये क्या है, सहायक सामग्री है। कैसी सामग्री है ये, सहायक सामग्री हो जाएगा वो पथिक, इसलिए डी विकल्प हमारा सही विकल्प हो जाएगा। चौथा विकल्प सही है इस 8वें प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझते हैं। पठनम अस्ति, पठन क्या होता है, पठन क्या होता है, क्या शब्दानाम ध्वनिनाम च उद्वाचनम, क्या केवल शब्दों और ध्वनियों का वाचन करना पठन कहलाता है, या फिर अर्थ ग्रहणम, पढ़ते हुए पढ़ी गई विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करना, ये पठन कहलाता है, अथवा वर्णात प्रारभ्य वाक्य पर्यंतम अर्थोघाटनम, अथवा वर्ण से आरंभ करके वाक्य तक अर्थ का उद्घाटन करना, अर्थ को समझना, ये पठन कहलाता है। अथवा अर्थ बोधनम, अर्थ का बोध करना, अर्थ को समझना। तो ध्यान दीजिए, जब हम भाषा कौशल पढ़ रहे थे, भाषा कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, अर्थात श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो वहाँ पर हमने समझा था पठन कौशल में कि पढ़ना मात्र कौशल नहीं होता है, बल्कि पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना क्या होता है, पठन कौशल होता है। तो यहाँ पर एक अर्थ बोधनम आया है। अर्थ बोधनम का मतलब है अर्थ समझना, अर्थ को जानना, लेकिन अर्थ को जानना मात्र उद्देश्य नहीं होता है पठन का, बल्कि अर्थ को जान करके उसको आत्मसात करना, उसको ग्रहण करना पठन कौशल होता है। इसलिए सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो चौथा विकल्प है ये भी किसमें समाहित हो जाएगा, दूसरे वाले में, क्योंकि पहले अर्थ को समझा, उसके बाद उसको आत्मसात किया, उसको ग्रहण किया। तो अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना ही क्या कहलाता है, पठन। इसलिए 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है जो विगत परीक्षा में पूछा जा चुका है। आंग्ल भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा होती है।
आंग्ल भाषा क्या है? तो आंग्ल भाषा भारतवर्षस्य राजभाषा। क्या अंग्रेजी भाषा भारतवर्ष की राजभाषा है या भारतवर्ष से सह राजभाषा? ये अंग्रेजी जो है ये भारत की सह राजभाषा है। भारतवर्ष से स्वीकृता भाषा, भारतवर्ष के द्वारा स्वीकृत की गई भाषा है, या फिर भारतवर्ष विदेश भाषा, भारतवर्ष में बोली जाने वाली विदेशी भाषा है। तो यहाँ पर हमें पता है कि भारतवर्ष में हिंदी को किसका दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और राजभाषा हिंदी हो गई, इसके साथ साथ जो अंग्रेजी है इसको किसका दर्जा प्रदान किया गया है? सहराज भाषा का। अब इस आधार पर हमारा जो विकल्प है वो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंग्ल भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा है, तो आंग्ल भाषा क्या है? भारतवर्ष से सहराज भाषा, अर्थात भारतवर्ष की सहराज भाषा है। आगे बढ़ते हैं, सही उत्तर मिल चुका है, वी विकल्प सही है। यहाँ पर 11वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रयोगैः, निम्नलिखित प्रयोगों के द्वारा श्रवणोद्देश्ये किम कार्यम सिद्ध्यति, श्रवण के उद्देश्य में क्या कार्य सिद्ध होता है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रयोगों के द्वारा। अब निम्नलिखित प्रयोग क्या है? वो प्रयोग आपको नीचे दिए जा रहे हैं। प्रयोग क्या है? जैसे भाषा श्रवण है, लेखन है, मतलब पहले भाषा को सुनना है, सुनने के बाद उसको लिखना है, अनुकरण करना है, श्रुत लेख लिखना है, मतलब सुन करके लिखना है। तो निम्नलिखित प्रयोगों के द्वारा श्रवणोद्देश्य, श्रवण के उद्देश्य में किम कार्यम सिद्धयति, कौन सा कार्य सिद्ध होता है? क्या परस्परम संपर्कस्य उद्देश्यम, क्या परस्पर संपर्क का उद्देश्य यहाँ पर सिद्ध होता है? वार्तालापीय उद्देश्यम, वार्तालाप का, बातचीत का उद्देश्य सिद्ध होता है? या परस्परम व्यवहार उद्देश्यम, परस्पर व्यवहार का उद्देश्य सिद्ध होता है? या विचार परकम उद्देश्यम? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, भाषा को बच्चा सुन रहा है और जिस भाषा को सुन रहा है उसी को लिख रहा है, उसी का अनुकरण कर रहा है, उसी का श्रुतलेख लिख रहा है, और ये सब बताता है, दर्शाता है कि बच्चा जो भाषा सीख रहा है उस भाषा को अपने आचरण में उतार रहा है, अपने व्यवहार में उतार रहा है। मतलब उसी भाषा को सुनता है, उसी भाषा को लिखता है, उसी भाषा में बातचीत करता है। और ये प्रक्रिया हमारी क्या कही जाएगी? परस्परम व्यवहारः। सी विकल्प सही हो जाएगा। हम जो भाषा सीखते हैं उसी भाषा में जब हम व्यवहार करने लगते हैं, मतलब व्यवहार का मतलब ये है उसी भाषा का प्रयोग करना, उसी को सुनना, उसी को बोलना, उसी को पढ़ना, उसी को लिखना, तो ये प्रक्रिया क्या कही जाती है? भाषा का व्यवहार कही जाती है, आचरण कही जाती है। और यही भाषा सीखने का क्या होता है? उद्देश्य होता है कि हम जो भाषा सीख रहे हैं उसी में हम अपना आचरण प्रस्तुत करें, अपना व्यवहार करें, मतलब उसी भाषा को हम बोलें, प्रयोग में लाएं। तो भाषा श्रवण, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रयोगों के द्वारा श्रवण का उद्देश्य जो है वो कौन सा कार्य सिद्ध करता है? परस्पर व्यवहार का उद्देश्य ये सिद्ध करता है। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न क्या है वो देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है व्याकरण से अध्यापन अधिगम संदर्भे, व्याकरण से अध्यापन अधिगम संदर्भे, अर्थात व्याकरण के अध्यापन और अधिगम के संदर्भ में किम कथनम सत्यम, कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है व्याकरण के अध्यापन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रथमम कथनम, पहला कथन है। क्या है पहला कथन? व्याकरणस्य नियमानाम अधिगमः भाषा अधिगमः नास्ति, व्याकरण के नियमों का अधिगम करना मतलब व्याकरण के नियम सीखना भाषा का अधिगम नहीं होता है। अगर आप व्याकरण के नियम सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भाषा सीख रहे हैं। क्या ये कथन सत्य है? दूसरा है द्वितीय कथनम, दूसरा कथन क्या है? व्याकरणस्य बहूनि प्रकरणानि न पाठनीयानि, बच्चों को व्याकरण के बहुत सारे प्रकरण नहीं पढ़ाने चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चों को आप संज्ञा भी पढ़ा रहे हैं, सर्वनाम भी पढ़ा रहे हैं, शब्द रूप भी पढ़ा रहे हैं, धातु रूप भी पढ़ा रहे हैं, समास, कारक, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, सब कुछ आप बच्चों को पढ़ाए दे रहे हैं। तो व्याकरण के बहूनि प्रकरणानि, व्याकरण के बहुत सारे प्रकरण न पाठनीयानि, नहीं पढ़ाने चाहिए।
है। यतः क्योंकि तान छात्रस्य मस्तिष्के वर्तन्ते, तान छात्रस्य मस्तिष्के वर्तन्ते मतलब वे सारे प्रकरण बच्चों के मस्तिष्क में पहले से ही होते हैं। केवलम तेषां प्रेरणम अपेक्षते, केवल उनके लिए उनको प्रेरित करने की वो सारे प्रकरण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, समास, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, ये सारे प्रकरण बच्चों के मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान हैं। केवल बच्चों को प्रेरणम अपेक्षते, प्रेरित करने की अपेक्षा होती है। तो क्या ये बात सत्य है कि बच्चों के मस्तिष्क में ये सारे प्रकरण पहले से उपस्थित होते हैं, उनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है? हमको देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। अब हम तीसरे कथन की बात करते हैं। तीसरा कथन कह रहा है प्रथम भाषायाः व्याकरणम द्वितीय भाषायाः व्याकरणे व्यवधानम करोति। प्रथम भाषा का जो व्याकरण होता है, जो पहली भाषा का व्याकरण होता है, वो दूसरी भाषा के व्याकरण को सीखने में व्यवधानम करोति, व्यवधान उत्पन्न करता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ वास्तव में तीनों कथन क्या हैं? अशुद्ध हैं, गलत हैं। कोई भी कथन सत्य नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो सीटेट में जो नज़दीक की अवस्था होती है, समीप की अवस्था होती है, जो उत्तर थोड़ा सही होने के समीप होता है उसको सही मान लिया जाता है। हम जानते हैं कि जो हमारी भाषा होती है, मातृभाषा होती है। प्रथम भाषा का मतलब क्या है? मातृभाषा। और मातृभाषा अधिगम में क्या होती है? सहायक होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मातृभाषा के व्याकरण से हम दूसरी भाषा के व्याकरण को भी पूरा पूरा समझ लेंगे, है ना? जैसे हम बात करें कि हमारी मातृभाषा संस्कृत है और संस्कृत का व्याकरण हमने पढ़ लिया, तो संस्कृत के व्याकरण के माध्यम से हम अंग्रेजी का व्याकरण सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अलग है और अंग्रेजी का व्याकरण अलग है। अब देखते हैं कि सही कथन कौन सा है। तो पहला विकल्प है प्रथमम द्वितीयम कथनम च सत्य, केवल पहले और दूसरे कथन ही सत्य हैं। दूसरा विकल्प है प्रथमम तृतीयम कथनम च सत्य, केवल पहला और तीसरा कथन सत्य है। तीसरा विकल्प है तृतीयम कथनम सत्यम, तीसरा कथन सत्य है। और चौथा विकल्प है द्वितीयम तृतीयम कथनम च सत्य, केवल दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। तो ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, व्याकरण के अध्ययन और अध्यापन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। पहला कथन है कि व्याकरण के नियमों का अधिगम भाषा अधिगम नहीं कहलाता है। काहे नहीं कहलाता है भाई? हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा पढ़ते समय हम संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सब कुछ पढ़ते हैं, और जब तक इसको नहीं पढ़ते तब तक हम हिंदी भाषा का भली भांति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम व्याकरण के द्वारा भाषा सीखते नहीं हैं? क्या व्याकरण भाषा नहीं सिखाता है? बिल्कुल सिखाता है। व्याकरण का अधिगम भाषा के अंतर्गत ही आता है। इसलिए पहला कथन जो है ये तो असत्य हो गया। दूसरा कथन है व्याकरण के बहुत सारे प्रकरण बच्चों को पहले से ही पता होते हैं, उनके मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होते हैं, इसलिए बच्चों को व्याकरण पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, केवल व्याकरण के प्रति प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ये कथन भी क्या है? अशुद्ध है। अगर थोड़ा सही के समीप कोई कथन है तो वो कौन सा है? तीसरा है, और तीसरा है इसलिए सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तृतीयम कथनम सत्यम। ठीक है, तो तीसरा विकल्प यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है, 13वां प्रश्न है अधिका अध्ययनस्य प्रयोजनम अस्ति। अधिक अध्ययन का प्रयोजन होता है। अधिक अध्ययन का मतलब ये है कि जब बच्चा अपनी पाठ्य पुस्तक से अलग हट करके भी पढ़ता रहता है, अपनी पाठ्य पुस्तक का जो उसको काम दिया गया है उसको तो पूरा कर ही रहा है, उसके अतिरिक्त भी वो पठन क्रिया में अगर संलिप्त है, पढ़ने की क्रिया कर रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तथ्यानाम विस्तृत ज्ञानार्थम गहन अध्ययनम। क्या वो तथ्यों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए गहन अध्ययन कर रहा है, या फिर शब्दावली ज्ञानम, शब्दावली का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो पढ़ रहा है, या फिर सामान्य ज्ञान से विस्तारणम, अपने सामान्य ज्ञान को विस्तार प्रदान करने के लिए वो अध्ययन कर रहा है, या फिर मनोरंजनम सर्व ज्ञानम च, वो मनोरंजन और सर्व ज्ञान के लिए अध्ययन कर रहा है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर कोई बच्चा अधिक पढ़ रहा है, अधिक अध्ययन कर रहा है, अपने निर्धारित कार्य से
अतिरिक्त अध्ययन कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो अतिरिक्त अध्ययन हो रहा है, अधिक अध्ययन हो रहा है, वो क्या है, मनोरंजन के लिए है। और हम मनोरंजन के लिए बाल साहित्य की कोई किताब पढ़ रहे हैं, कहानी की कोई है किताब, कोई कविता की किताब है, तो इससे हमें मनोरंजन भी मिलता है। और मनोरंजन के उद्देश्य से हम पढ़ते हैं, उसमें हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और हर प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। नैतिकता का पाठ भी हम सीखते हैं, सदाचार का पाठ भी हम सीखते हैं, हमको शब्दकोश का भी ज्ञान होता है, नए नए शब्दों को हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आ रहा है। 14वां प्रश्न क्या है, भाषा संदर्भे, भाषा के संदर्भ में सामूहिक परियोजना कार्यम अस्ति। भाषा के संदर्भ में सामूहिक परियोजना कार्य होता है, क्या होता है, तो भाषा के संदर्भ में सामूहिक परियोजना कार्य अर्थात ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क, ये क्या होता है। पाठ्यक्रमांतर्गत भाषा अधिगमस्य विधि अस्ति। पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा अधिगम की एक विधि होती है। ये जो हम भाषा के संदर्भ में सामूहिक परियोजना कार्य करते हैं, सामूहिक रूप से कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, क्या ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा अधिगम का, भाषा सीखने का एक तरीका है, एक विधि, एक प्रकार है, अथवा शब्दावली ज्ञानाय विधि अस्ति। हम प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से जब हम सामूहिक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उससे हम शब्दावली का ज्ञान प्राप्त करते हैं, नए नए शब्दों को सीखते हैं, तो नए शब्दों को सीखने की एक विधि है। या संपूर्ण कक्षा कार्यार्थम प्रविधि अस्ति। संपूर्ण कक्षा कार्य के लिए एक प्रविधि है, अथवा व्यक्तिशः कार्यार्थम प्रविधि अस्ति, व्यक्तिगत कार्य करने की एक प्रविधि है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, जो ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क होता है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा अधिगम की एक विधि कहा जाता है। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 15वें प्रश्न की। प्रश्न संख्या 15 आ रहा है, पत्राधान मूल्यांकनम। पत्राधान किसको कहते हैं, पोर्टफोलियो को कहा जाता है। और पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे का क्रमिक विकास जहां पर दर्शाया जाता है, उस क्रमिक विकास को ही हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पत्राधान मूल्यांकनम अस्ति। पत्राधान का मूल्यांकन होता है, क्या होता है, अध्यापकेन अधिगमस्य उदाहरणानां कालांतरालेषु संग्रहणम। अध्यापक के द्वारा अधिगम के उदाहरणों को कालांतर में, कालांतर मतलब एक समय समय पर संग्रहित करके छात्र से मूल्यांकनार्थम उपयोगश, छात्र के मूल्यांकन के लिए उपयोग में लाना, क्या ये पत्राधान मूल्यांकन कहा जाता है। अथवा छात्राणाम कार्यकलापानाम अभिलेखः, छात्रों के कार्यकलाप के अभिलेख, निर्माणम, निर्माण, और तस्य पद क्रम निर्धारण उपयोगः, छात्रों के कार्यकलापों के अभिलेख निर्माण के लिए और उनके पद का निर्धारण करने के लिए उपयोग करना, ये पत्राधान मूल्यांकन कहा जाता है। या प्रत्येकम छात्रस्य पुस्तिका निर्माणम तत्र परीक्षांकानाम लेखनम, प्रत्येक छात्र का पुस्तिका बनाना और उस पुस्तिका में परीक्षा के अंकों को लिखना, ये पत्राधान मूल्यांकन कहा जाता है। अथवा छात्र से प्रगति विवरणाभिलेखः, छात्र की प्रगति के विवरण से संबंधित अभिलेख, यत्र जहां पर तस्य उपलब्धीनाम पदक्रमस्य च वर्णनम वर्तते। छात्र की प्रगति के विवरण का अभिलेख, छात्र ने कब कितनी प्रगति की है इसका विवरण प्रस्तुत करने वाला अभिलेख होता है। यत्र जहां पर, तस्य माने उसके, उसके किसके, छात्र की उपलब्धि नाम पद क्रमस्य च वर्णनम वर्तते, उपलब्धियों का और पद क्रम का वर्णन होता है। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, पत्राधान मूल्यांकन क्या होता है, पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है, जहां पर छात्र की प्रगति का विवरण बताने वाला अभिलेख और उसमें उपलब्धियों और पद क्रम का वर्णन पाया जाता है, देखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, पत्राधान मूल्यांकन। 15वें प्रश्न का डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 प्रश्नों की एक छोटी सी श्रृंखला, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है पेडागोजी के, वो लेकर हम उपस्थित हुए आपके लिए। और आज की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आई फ्लू और डेंगू जैसी बीमारियां अपने
चर्म पर हैं तो उनसे भी अपने आप को बचाना है और अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखना है आप सभी को। तो हम पुनः मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक आपको सभी लोग पढ़ते रहिए और ऐसे ही निरंतर अपने अध्ययन को और अधिक मजबूत बनाते रहिए। तो हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।